जय हिंद दोस्तों, मैं योगिंदर मेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको यूपी का भौतिक विन्यास पढ़ाएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने यूपी का प्रशासनिक, यूपी का न्याय परिचय पढ़ लिया था और यूपी के राज्य के प्रतीकों के बारे में भी हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भौतिक विन्यास है यूपी का, और हम इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा गंगा एवं यमुना का दोआब, तीसरा है दक्षिणी पठार। इससे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि कैलाश घास के मैदान यूपी के किस क्षेत्र या किस जिले में पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और सवाल क्या बन सकते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसे किसे जोड़ता है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र किस जिले से किस जिले तक है और इनकी क्या विशेषता है। बहुत बेहतरीन कंटेंट है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो आपके यूपी के किसी भी एग्जाम में जहाँ यूपी की जीके पूछी जाती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाबर तराई क्या है। भाबर वह चित्र है जो कंकड़ पत्थरों के द्वारा निर्मित होता है और यहाँ नदियां यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो भाबर की 2 विशेषता बताई। यहाँ ये कंकड़ पत्थरों के द्वारा निर्मित होता है और यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है, और वे नदियां जहाँ निकलती है वे अपने साथ दलदली क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, जैसे सहारनपुर है, जैसे मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, बरेली है, रामपुर है, पीलीभीत है, और लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है और कुशीनगर। इन जिलों में भाबर एवं तराई क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 31 मिसप्रिंट है, थोड़ा ठीक करना, 28 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर देशांतर विस्तार बात करें उत्तर प्रदेश का, ये 77 डिग्री से 30 मिनट और 84 डिग्री से 39 मिनट तक फैला हुआ देशांतर विस्तार है यूपी का। इससे आगे चलते हैं। यूपी का सामान्य परिचय जो हम भौतिक विन्यास के हिसाब से देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में। इसका कहने का मतलब क्या है कि 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 पहाड़ी जिले अलग करके उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड एक नया राज्य बना गया। ठीक है, और इसीलिए इसे 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में माना गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार और देशांतर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक अक्षांश विस्तार है, यानी कि ये अक्षांश विस्तार है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, और जो 77 डिग्री से 30 मिनट 83 डिग्री से 39 पूर्वी देशांतर कैसे है, ये देशांतर है ऐसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, 650 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 7.33% है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक संरचना। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक संरचना दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग। इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आईएमपी करना कि उत्तर प्रदेश का जो भूगर्भिक क्षेत्र है, संरचना है, वो किसकी बनी हुई है, यह गोंडवाना लैंड के भाग का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यूपी के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीप भाग का ही अंग है। मतलब जो उत्तर प्रदेश है ये प्रायद्वीप का ही भाग माना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण, भाई जो उत्तर प्रदेश है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, विंध्याकर्म की शैलों से। इंपोर्टेंट सवाल है ये भी, आईएमपी लिखना। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो विंध्याकर्म की शैलों द्वारा किसका निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश का भूगर्भिक संरचना। अच्छा, और किस युग में हुआ, कैम्ब्रियन
या आर्कियन युग में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो निर्माण है किस युग में हुआ, आर्कियन युग में हुआ। इसके आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। जो इसका प्राकृतिक प्रदेश है कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। नंबर 1 भाबर एवं तराई। इसे विस्तार से पढ़ते हैं। भाबर एवं तराई का क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई घटती जाती है, ठीक है। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। मैं शुरू में बताया कि जो भाबर है ये किसके द्वारा निर्मित है, कंकड़ पत्थरों, ठीक है। इस क्षेत्र में जलोढ़ जलोढ़ शंकु जैसी नदियों से निर्मित स्थलाकृति पाई जाती है, ठीक है। इसका विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और आदि जिलों में इसका क्षेत्र है, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट है, ये याद रखना आप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। शुरू में बताया भी था। इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है, किसमें, भाबर में, ठीक है। भाबर में नदियां विलुप्त हो जाती है और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा है, कंकड़ पत्थर, क्योंकि कंकड़ पत्थरों के नीचे नदियां चली जाती है, ऐसे लगता है कि ये विलुप्त होगी। इसके बाद पढ़ते हैं तराई। चित्र के द्वारा बिल्कुल समझ में आ जाएगा, समझते हैं, बने रहिए। तराई क्षेत्र यह उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और यह सहारनपुर से कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में नदियां प्रकट होती है, मतलब जैसे भाबर में नदियां विलुप्त हुई थी तो आगे कहाँ प्रकट होगी, तराई क्षेत्र में होगी। यह क्षेत्र अत्यधिक दलदली और नम होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है, भाई हिमालय से जब नदियां निकल के होगी तो ये इनका पानी का बहाव ज्यादा होगा और ढलान ज्यादा होगा, तो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े अपने साथ बहाकर ले आती है जब वर्षा का मौसम होता है, ठीक है। और पानी का स्तर भी ज्यादा होगा। जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाएगा तो पानी का स्तर कम हो जाएगा, तो नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहे तो ऐसा लगता है जैसे विलुप्त होगी। और ये जहाँ पे निकलती है इसे तराई के है, जहाँ लुक जहाँ नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे भाबर के, ठीक है। खादर क्या है, ये नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, मतलब जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो खादर है और जो नदी का क्षेत्र थोड़ा दूर है तो क्या है, बांगर है। लेकिन ये दोनों बने हुए नदी के द्वारा ही है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखो भाबर तराई को मैं बिल्कुल स्पष्ट चित्र से समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा आपको भाबर और तराई। भाई मैं आपको बता ही दिया कि भाबर कहाँ से कहाँ तक है, सहारनपुर से कुशीनगर, और तराई क्या है, देवरिया से महाराजगंज, पीलीभीत, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। देखो बिल्कुल है नहीं, जो कंकड़ पत्थर से नदी और नदियां क्या है, विलुप्त है, देखो ये वाला क्षेत्र है भाबर, ठीक है। दलदली क्षेत्र है और नदियां यहाँ प्रकट होगी, देखो, ठीक है। तो ये आप अब आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भाबर क्या है और तराई क्या है। आगे चलते हैं। गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब का मतलब है दो नदियों का आब, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। जैसे ये है, ये दो नदियां है, इनका जो क्षेत्र है बीच का, ये दोआब कहा जाता है। जैसे ये गंगा हुई और ये यमुना हुई, इधर इधर, ठीक है, यमुना। और इस ये गंगा यमुना के विस्तार मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि गंगा का ऊपरी मैदान ये वाला, और मध्यवर्ती मैदान, और गंगा पूर्वी मैदान, देखो ये वाला पूर्वी मैदान। और मैं एक सवाल पूछा था आपसे शुरू में कि गंगा का मतलब कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, तो पूर्वी मैदान गंगा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये प्रश्न याद रखना। आगे चलते हैं, बने रहिए दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आए। आगे पढ़ते हैं, मैदानी भाग की विशेषता और क्या है, ठीक है। तो गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण काप की मिट्टी से हुआ। काप का मतलब क्या है कि जो नदियां है अपने साथ जब बह के आवे तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, पत्ते, पेड़ पौधे सब कुछ बह के लेके आवे और ये कुछ समय बाद गल जा, और जो जब बरसात हो तो पानी ज्यादा रहे नदियों में, तो इनके आसपास जो ये गाद जम जा उसे हम काप कहते हैं। तो आसपास का जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग जो है किसके द्वारा बना, जो गंगा नदी का काप है इसके द्वारा, ठीक है। जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है और इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 300 मीटर है। गंगा यमुना के मैदानी विस्तार सहारनपुर से बलिया जिले तक है, ठीक है। मतलब जो गंगा है, गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है वो कहाँ से कहाँ तक है, आपसे पूछ सकता है, सहारनपुर से लेकर बलिया तक है, ठीक है। फिर गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से 2 भागों में बांटी गई है, एक तो बांगर
और खादर। जो बांगर है वो प्राचीन मिट्टी है और खादर जो है नवीन मिट्टी है। मिट्टी का एक अलग टॉपिक है यूपी की जीके में, इसे हम अलग अगली वीडियो में कहीं ना कहीं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा भाग क्या है, दक्षिण का पठारी प्रदेश। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है, 45,200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह दक्षिणी प्रायद्वीप का भारत का उत्तर की ओर से निकला हुआ भाग है। ठीक है, और इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड सम्मिलित है। देखो आ गया नहीं ऊपर वही प्रश्न जो मैं आपसे शुरू में पूछा था कि बुंदेलखंड कहाँ है, ये दक्षिण पठारी भाग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये बघेलखंड देखो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ है, एमपी में। और ये जो बुंदेलखंड है ये है यूपी में। जो भारत का दक्षिणी पठारी प्रदेश है, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो यूपी में आ जा, और बघेलखंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये चंबल नदी और यमुना नदी के आसपास के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बुंदेलखंड के दक्षिणी पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र दक्षिण से ऊपर की ओर पड़ता है। ठीक है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी नदी है, सोन नदी है। ठीक है, बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ ज्यादा है, और पठारी प्रदेश की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर तक की है। आगे चलते हैं। इस पठारी क्षेत्र की कुछ और विशेषताएं। भाई पठारी क्षेत्र की विशेषताएं, हेडिंग क्या है, पठारी क्षेत्र की विशेषताएं। पठारी जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर और 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का निर्माण देखो इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो जो बुंदेलखंड है इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से है, विंध्या काल की नीच चट्टानों से है। इंपोर्टेंट लेना, इंपोर्टेंट। ठीक है, जो बुंदेलखंड है इसका निर्माण किसके द्वारा, विंध्या काल की प्राचीन और नीच चट्टानों से हुआ है। ठीक है, नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इसके बाद बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ये इंपोर्टेंट सवाल है कि बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, काली मिट्टी, जो कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। इस क्षेत्र में चलाश, ये चलाश है भाई, पलाश नहीं चलाश, अध्यक्ष है लाश, चलाश घास के मैदान प्रमुखता यहाँ पाई जाता है। देखो मैं शुरू में पूछा था नहीं आपसे, चलाश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी, दक्षिण भाग की, इसकी दक्षिण भाग देखो, इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमसोट। कौन सी है, अमसोट। जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमसोट, जो सहारनपुर जिले में है, सहारनपुर जिले में है। और शिवालिक जो पहाड़ी है, ठीक है, शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक जो श्रेणी है, यहाँ अमसोट चोटी है। कौन से जिले में, सहारनपुर जिले में, और 957 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं। तो ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, अमसोट शिवालिक श्रेणी में, सहारनपुर जिले में। ये दक्षिण उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सोनाकर, और कहाँ है, मिर्जापुर में। बहुत बेहतरीन सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये पेपर में पूछेगा पीसीएस में। यूपी का कौन सा क्षेत्र अधकल्प की प्राचीन सालों से निर्मित है। अधकल्प की, ये जो नीच चट्टान है ना, ये विंध्याकल्प, इसे कहा जा अधकल्प की प्राचीन सालों से निर्मित। तो कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड है। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड के बारे में और हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछा था कि बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, तो वही प्रश्न, यूपी के बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। कौन कौन से, जालौन है, हमीरपुर है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट। मैं ना आगे चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा कौन सा जिला कहाँ है। ठीक है, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यमुना नदी दक्षिण में विंध्या पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी है। मैंने बताया नहीं, यमुना और चंबल नदियों के बीच में स्थित है। आगे पढ़ते हैं। बुंदेलखंड में देखो कौन कौन से जिले हैं, 7। ठीक है, जालौन है, हमीरपुर है, और झांसी है, ललितपुर है। ये पहला महोबा है, यहाँ गलत लिख रहा है, और यहाँ है बांदा। ठीक है, इधर तो होगा महोबा, नीचे है बांदा। ठीक है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जिले बुंदेलखंड में आते हैं। अच्छा, और आगे पढ़ते हैं।
प्रमुख तथ्य हैं भाई ये, और कुछ सवाल जो बुंदेलखंड से पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र की दृष्टि से मुख्यतः लाल, मार, काबर और काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब इस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जा, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लाल, मार, काबर और काली मिट्टी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछ सकता है, पूछा भी गया इससे पहले कि आला उदल मोबा के वीर सेनापति थे। तो आपसे पूछ सकता है कि आला उदल कहाँ के थे, मोबा के। कौन थे, वीर सेनापति थे। अगला प्रश्न, कालिंजर का किला बांदा में अजेता के लिए जाना जाता है। मतलब जो कालिंजर का किला है इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया, ठीक है। और जो कहाँ स्थित है, बांदा जिले में स्थित है, बांदा जिले में स्थित है। एक और आप अगर इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, जो शेरशाह सूरी है, कौन, शेरशाह सूरी, इसने कालिंदर के किले पर आक्रमण किया था। और जब शेरशाह ने इस पर गोला डाला, गोला दाग दिया, तो कालिंजर के किले की दीवारों से टकराकर वह गोला शेरशाह सूरी के बराबर में ही गिर गया, और बराबर में रखा था बारूद, और बारूद पे गिरने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जा। तो ये इसीलिए भी प्रसिद्ध है कालिंजर का किला, ठीक है। कहाँ है, बांदा में। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, चित्रकूट से। देखो ये हम क्यों पढ़ रहे, क्योंकि हम पढ़ रहे बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में ही मोबा भी आवे, बांदा भी आवे और चित्रकूट भी आवे। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों दोनों जो है, लक्ष्मीबाई और मेजर ध्यानचंद झांसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मीबाई तो झांसी की रानी थी और मेजर ध्यानचंद का जन्म झांसी में हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आला बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध वीरगाथा गीत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध वीरगाथा लोकगीत कौन सा है, आला है। कौन सा है, आला। आगे पढ़ते हैं, बुंदेलखंड की परियोजनाएं। परियोजनाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, 296 किलोमीटर है, और यह चित्रकूट से इटावा, इटावा के कुदरेल तक जाता है, ठीक है। मैं आपसे शुरू में पूछा था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसे किसे जोड़ता है, चित्रकूट से कुदरेल यानी कि इटावा को जोड़ता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये भारत की पहली एक ऐसी परियोजना है। केन नदी और बेतवा नदी लिंक परियोजना, मतलब ये केन क्या है, एक नदी है, और बेतवा भी एक नदी है, इन्हें जोड़ा गया। ये पहली बार ऐसा किया। देखो चित्र सही नहीं बनना, देखो यहाँ समझो, जैसे एक नदी तो है बैरी और एक नदी है बैरी। अब जैसे कि इस नदी में पानी कम हुआ तो इस नदी से एक लिंक जोड़ कर दिया ऐसे, और जब इस नदी में पानी कम होगा तो इस नदी से इस नदी में पानी दे दिया जाएगा। जब इस नदी में पानी कम होगा तो इस नदी से इस नदी में पानी पहुंचा दिया जाएगा। तो इसे कहा जाता है केनवा बेंत लिंक परियोजना। मतलब इससे लाभ क्या होगा, जो आसपास के किसान हैं इन्हें समय समय पर पानी मिलता रहे, ठीक है। जब बरसात ज्यादा हो जाएगी तो बाढ़ का खतरा रहे तो पानी इधर इस नदी में पहुंचा दिया, जब सूखा रहा, इधर बरसात होगी, इधर पानी ज्यादा होगा तो इधर पानी पहुंचा दिया। तो इसका ये फायदा है, ठीक है। तो भारत की पहली लिंक परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना भी कहा जाता है, नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल, डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, नोड्स है। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि याद रखना कि उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें कितने नोड्स है, 6 हैं। और हम देखेंगे कि 2 जिले कौन कौन से, झांसी और चित्रकूट, ये बुंदेलखंड के कॉरिडोर में स्थित है। और बाकी शेष जिले कौन कौन से, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जो डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश का, इसके नोड्स में कौन सा जिला नहीं है, या पूछ सकते हैं कि बुंदेलखंड का कौन सा जिला शामिल है। तो याद रखना, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके कि चलाश घास के मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं आगे इसे चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, ये हमने पढ़ लिया। कितने जिले हैं इसमें, 6 हैं, अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, और 2 जिले झांसी और चित्रकूट, ये बुंदेलखंड के हैं डिफेंस कॉरिडोर में। आगे चलते हैं, चलाश घास के मैदान के बारे में एक और पढ़िए थोड़ा सा, आगे पढ़िए। आगे बुंदेलखंड के वनस्पति के बारे में और बताया गया कि चलाश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। उनकी और क्या विशेषता है, प्रमुखता यह घास बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। मर्दा यह काली
यह काली, मार, काबर और लाल मिट्टी के मिश्रण में उगता है। मतलब जो चलास घास का मैदान है, जो चलास घास है, यू काली मिट्टी, लाल, माकर, काबर, इनकी मिश्रण मिट्टियों में उगता है। ठीक है। पारिस्थितिकी शुष्क जलवायु के लिए अनुकूल है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इसकी जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। ठीक है। आगे, गोदावरी, गुप्त गोदावरी व अन्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके पीछे में पूछा गया सवाल है कि गुप्त गोदावरी की गुफाएं, ये आपसे पूछ सकता है गुप्त गोदावरी की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी क्या है? चित्रकूट जिले में स्थित है। और इसकी और क्या विशेषता है? इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण वनवास के दिनों मतलब वनवास के दिन इन्होंने यहाँ पे बिताए थे। वे दरबार लगाया था। दरबार कौन सा लगाया था? जब इसमें ये कुछ अपने वो करते थे भाई, जैसे कि भाई भरत मिलने आया था, और भाई जो सुग्रीव और ये जो कर रहे थे, दरबार भी लगाए थे यहाँ। ठीक है। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है, जो भूमिगत गुफा में बहती है। तो इम्पोर्टेंट सवाल यही है, गुप्त गोदावरी की गुफाएं कहाँ है? ये यूपी में है। कहाँ है? चित्रकूट में है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ एक छोटी जो नदी है, यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी, जो भूमिगत गुफा में बहती है, इसलिए प्रसिद्ध है। अच्छा, और सवाल ध्यान रखना, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफा कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। और बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। तीनों सवाल याद रखना, आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड थी। अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लगा है और आपको आनंद आया है, आपकी समझ में अच्छा है, समझ में आया, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।